Hello students, welcome again to Jai Bhavani Science School. I am Dr. Jiren Jadhav and we will start today the 7th lecture of biology. और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का सबसे बेसिक और सबसे पहला स्टेप जो कि है algae. तो अब तक जितने भी हमने लेक्चर्स देखे हैं उसमें मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ दिखाया है क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इतना डीपली पढ़ाने पे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आप आगे जाके उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्यों यूज़ हुई है। कि जैसे कुछ सेल्स का कुछ पार्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या साइटोप्लाज्म हो गया, या ऐसे कुछ सेल्स के पार्ट हो गए, या तो फिर कुछ डिवीजन हो गए, कुछ फाइलम हो गए। तो वैसी वाली टर्मिनोलॉजी जो हमने डीप नहीं पढ़े, आज से इस चैप्टर से हम शुरू करेंगे बहुत ही डीप में पढ़ना। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं algae। तो अलगाई क्या है, तो सबसे पहले हम सब ने जो देखी है, हम सबको कुछ कहीं ना कहीं पे ये टच में आती है। वैसी वाली एक ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स में सबसे पहले सबसे बेसिक, जो प्लांट के जो सबसे बेसिक एक ऑर्गेनिज्म है प्लांट किंगडम का, वो कौन सा है? अलगाई। तो अलगाई मतलब हम कहीं भी अलगाई देखने को मिलता है, जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पे साथ में सनलाइट अवेलेबल है, वहाँ पे अलगाई देखने को मिलती है। हम कई बार जैसे घर के ऊपर के टैंक जो है या फिर कहीं पे और जो पानी है उसमें अगर हमें अलगाई या तो शैवाल या तो फिर गुजराती में अगर बोले तो शेवाड़, जिसको हमें जमा नहीं होने देना है, तो हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, पूरा कवर कर देंगे, या तो फिर कलर से या तो फिर किसी और भी शीट्स वगैरह से कवर कर देंगे। तो इससे क्या होता है, अलगाई नहीं होता। तो इतना तो हमें पता चल गया कि उससे कवर करने से उस पर सनलाइट नहीं पड़ती, तो उस पानी में अलगाई नहीं होता। तो सबसे बेसिक हमें चीज़ पता है कि अलगाई कहाँ होता है, जहाँ सनलाइट पहुँचती है वहीं पर। अगर वहाँ सनलाइट नहीं है तो वहाँ पे अलगाई नहीं होगा। अगर कुछ अलगाई जैसा ऑर्गेनिज्म होगा तो वो कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे फंगस, मगर जहाँ सनलाइट के बिना अलगाई पॉसिबल नहीं। तो इसी अलगाई के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में और इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अलगाई। तो ये डेफिनेशन है वो जो एनसीईआरटी ने दी हुई है कि अलगाई आर क्लोरोफिल बियरिंग थैलोइड ऑटोट्रोफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो इनमें इन्होंने देखिए इसमें चार चीज़ें हमें मेनली बताई है। क्लोरोफिल बियरिंग मतलब जिसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दोनों जो क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स है यूजुअली अलगाई में देखने को मिलते हैं। और यही जो पिगमेंट है इसी के कारण हम अलगाई में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। थैलोइड है, तो थैलोइड वर्ड का मीनिंग होता है कि जिसमें कुछ ना तो कुछ अलग से ब्रांचेस है ना अलग लीव्स है, ऐसे सिंपल सा एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। अगर आप उसका रूट भी देख लो या स्टेम भी देख लो या फिर बार्क भी देख लो या फिर कोई ब्रांचेस देख लो, तो सभी एक ही चीज़ से बना हुआ होगा, एक सिमिलर, एक उसका बॉडी पूरा सिमिलर होगा। जैसे एक लाइन होगी तो पूरी लाइन होगा, पूरा मतलब कॉलोनी बनी होगी तो पूरी कॉलोनी होगी, उसमें अलग अलग ट्विग्स या फिर ब्रांचेस या लीव्स वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो ऐसी चीज़ों को थैलस बोलते हैं, और ये इसको थैलोइड कहा गया क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में ऐड किया तो उसको थैलोइड कहा गया है। फिर आता है ऑटोट्रोफिक। तो ये कभी भी अलगाई, कोई भी अलगाई हेटेरोट्रोफिक नहीं है, सारी की सारी ऑटोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक मतलब खुद ही सनलाइट को लेके फोटोसिंथेसिस करके खुद ही खाना प्रोड्यूस करता है, अपने अंदर की जो एनर्जी है वो सनलाइट से प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑटोट्रोफिक है। और लार्जली एक्वेटिक, लार्जली एक्वेटिक बोला, खाली एक्वेटिक नहीं है। लार्जली एक्वेटिक मतलब जितने भी अलगाई के स्पीसीज फाउंड है इस अर्थ पे देखने को मिलते हैं वो लार्जली एक्वेटिक है, मतलब ज़्यादातर पानी में होने वाले। कुछ ऐसे भी है जो मॉइस्चर में या फिर पेड़ों पे या फिर किसी एनिमल्स पे होते हैं, मगर ज़्यादातर है जो वो है लार्जली एक्वेटिक। तो हमें जो जब भी अलगाई का कोई क्वेश्चन आता है या फिर अलगाई के बारे में कोई पूछता है तो उसके डेफिनेशन में हमें सबसे पहले उसमें क्या है, चार चीज़ें हमें मेंशन करनी है। कौन सी है कि क्लोरोफिल बियरिंग है, लार्जली एक्वेटिक है, थैलोइड है और ऑटोट्रोफिक है। ठीक है। अब इसके सिवा जो लार्जली एक्वेटिक तो है, उसके सिवा उसके अदर हैबिटेट्स कौन से हैं, तो मॉइस्ट स्टोन्स हो गए, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर भीगे हुए स्टोन्स रहते हैं, भीगे जैसे बार बार बारिश गिरती है, या तो फिर एकदम जो ज़्यादा मतलब जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एकदम भीगे हुए स्टोन्स रहेंगे, जैसे फॉग ज़्यादा रहेगा, जैसे ऊटी, शिमला, कोडाईकनाल, ऐसे वाले प्लेसेस में क्या होता है, फॉग, हवा ही इतनी ठंडी है कि पत्थर वगैरह पे मॉइस्चर बन जाता है। तो वैसी वाली जगह पे मिलते हैं। मॉइस्ट सोइल में मतलब कीचड़ वाली जगह पे या फिर जो भी गीली मिट्टी है उसमें भी ये देखने को मिलता है। और वुड में भी, जितने भी जो वुड है, जो ऐसे एरिया में वुड है जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है तो ज़्यादा बारिश होती है, बार बार उस पर पानी गिरता रहता है, तो उसमें अलगाई डेवलप हो जाता है। तो अदर हैबिटेट्स में उसके क्या क्या लिखे हैं, मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। और बहुत सारे हैबिटेट्स है, मगर ये हमें
सिंपली और याद रखने वाले जो हैबिटेट्स है उसके नाम 3 यहाँ बताए गए हैं। तो अब फिर एक और बात बताइए कि अराउंड 30,000 टू 10 लाख स्पीसीज फाउंड ऑल ओवर द अर्थ। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हो किसी भी एक किंगडम के एक पर्टिकुलर डिवीजन के या तो फिर एक क्लास के, देखिए algae एक प्लांट किंगडम के अंदर का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें देखिए 30,000 से लेके 10 लाख स्पीसीज हमें देखने को मिलते हैं। हम कहीं भी algae देखते हैं ना तो लगता है ये algae वही है, मगर हर जगह पे अलग अलग algae देखने को मिलती है। इतना हम नोटिस नहीं करते इसलिए हमें पता नहीं चलता। बाकी 30,000 से लेके 10 लाख तक उसके स्पीसीज इस दुनिया में पाए जाते हैं। अब फिर एक एनसीईआरटी ने एक लाइन मेंशन की है जहाँ पे लाइकन और स्लोथ बियर के बारे में बताया। तो उसने बोला है कि सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगाई एंड एनिमल्स, एग्जांपल ऑन स्लोथ बियर। तो लाइकन के बारे में हम इससे लास्ट वाले चैप्टर में से सेकंड चैप्टर में लाइकन के बारे में, जब चैप्टर का एंड था तो लाइकन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया था और मैंने वहाँ आपको समझाया भी था, तो ये हम फिर से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मगर स्लोथ की बियर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्लोथ बियर क्या है, पहले तो इसकी फोटो देख के आपको पता चल रहा है कि स्लोथ बियर मतलब जो वर्ड स्लोथ यहाँ पे यूज किया उसका मतलब होता है आलस। तो ये देख ही रहा है आपको, आलसी एक जीव है। और इसके ऊपर जो एक ग्रीन दिख रहा है ना एक्चुअली है व्हाइट कलर का, और ये व्हाइटिश ब्राउन कलर का बियर रहता है, मगर ये जो ग्रीनिश कलर हमें दिख रहा है ये आलगाई है। तो स्लोथ बियर और आलगाई के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहती है कि मतलब जो स्लोथ बियर है वो अलगाई को कलर देता है, मतलब अलगाई को उसके फर में से मॉइस्चर वगैरह देके, जो अलगाई को पानी वगैरह की ज़रूरत है तो वो स्लोथ बियर के जो बाल है, इसके जो फर है वो फर में से उसका एब्जॉर्ब करके पानी वगैरह अलगाई उसमें से लेता है। और अलगाई क्या देता है, स्लोथ बियर को शेल्टर देता है। कैसे शेल्टर देता है, जैसे ये स्लोथ बियर कहाँ पे होता है यूजुअली, जहाँ पे ज़्यादा ठंडा प्रदेश है जहाँ पे अलगाई ज़्यादा को देखने को मिलता है, वैसे वाले प्रदेश में ही स्लोथ बियर देखने को मिलता है। तो जो प्रेडेटर्स है मतलब दूसरे शिकारी प्राणी हैं उससे बचने के लिए अलगाई इसको कलर देता है। मतलब स्लोथ बियर ऐसे छुप सकता है अलगाई के कलर के साथ, दूसरे अलगाई के पास में जाके बैठ जाएगा, तो प्रेडेटर है दूसरा एक प्राणी है जो इसका शिकार कर सकता है, वो उसको देख नहीं पाएगा क्योंकि सेम कलर होने के कारण। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं हम। तो इसीलिए स्लोथ बियर बियर है जो इसको कलर मिलता है और अलगाई को न्यूट्रिशन मिलता है। तो इस तरह से इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। हमने फंगाई का जो लाइकन है उसका भी बारे में हमने पढ़ा था, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि अलगाई को शेल्टर मिलता है और फंगस को फोटोसिंथेसिस करके जो अलगाई जो भी एनर्जी बनाता है तो उसको फंगस को मिलती है। The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial forms like volvox and filamentous forms like Eulothrix and Spirogyra. A few of the marine forms such as kelps from massive plant bodies। ठीक है, तो ये क्या रहता है कि जो साइज है ना इसकी वो बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी मतलब कि पेड़ की जैसी वैसी भी दिख सकती है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल किस किस के दिया हुआ है कि वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म है वो यूलोथ्रिक्स है, कॉलोनियल फॉर्म है वो वॉल्वॉक्स है, और स्पाइरोगैरा। तो ये वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा ये बहुत ही छोटे हैं, मतलब इसकी साइज बहुत ही माइनर होती है। मगर कैल्प्स ये बहुत ही बड़ी साइज के अलगाए देखने वाले हैं। आगे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। तो ये है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या है, ये बहुत सारे ऐसे 500 से लेके 50,000 सेल की एक कॉलोनी रहेगी। मतलब ये पूरा एक वॉल्वॉक्स है, इसके अंदर ये सारे बहुत सारे सेल्स रहेंगे। ठीक है, और ये है यूलोथ्रिक्स, तो ये फिलामेंटस है। ये कॉलोनी क्यों है, क्योंकि ये राउंड शेप में है, पूरा कॉलोनियल जैसा बना, कॉलोनी जैसा बना हुआ है। और ये फिलामेंटस मतलब एक लाइन में फिलामेंट की तरह देखने को मिलता है, बहुत सारे सेल्स है मगर वो एक लाइन में ही अरेंज है। तो वॉल्वॉक्स का एक एग्जांपल दिया, दूसरा यूलोथ्रिक्स का जो फिलामेंटस है इसका दिया एग्जांपल, और स्पाइरोगैरा का। तो ये स्पाइरोगैरा है, इसकी ये भी फिलामेंटस टाइप का ही रहता है मगर इसमें स्पाइरल जैसे ये दिख रहा है आपको, ये स्पाइरल की तरह पूरा है, तो इसको स्पाइरोगैरा नाम दिया हुआ है। बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है मगर ये स्पाइरोगैरा है क्योंकि स्पाइरल जैसा दिखता है। जो फिलामेंटस हमने देखा जो कि ये यूलोथ्रिक्स है, तो इसमें स्पाइरल जैसा कुछ शेप नहीं है, वरना हम कंफ्यूज हो सकते हैं स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स के बारे में। ये है कैल्प्स। तो कैल्प्स हम वैसे देखने में देखें तो इस तरह से ये प्लांट की तरह दिखता है कि जैसे इसकी एक ट्विग है, ये ब्रांच है, मगर इसकी ब्रांच वगैरह ज़्यादा होता नहीं है। ये पूरा मूवेबल एकदम लूज फ्लेक्सिबल रहता है। और ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे सी है, जो शैलो सीज है या तो शैलो वाटर बॉडीज है, मतलब जैसे जहाँ पे समुद्र की गहराई कम है
जहाँ पे सनलाइट, अब यहाँ से सनलाइट भी देख सकते हो, सनलाइट जहाँ तक पहुँच सकती है तो उसमें कैल्प्स डेवलप होते हैं। In traditional two kingdom classification, algae was grouped under bacteria and fungi. तो सबसे पहले जो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ते हैं, जो विटेकर ने दिया, उससे पहले वाला जो क्लासिफिकेशन था उसमें algae को बैक्टीरिया और फंगाई के साथ ही इंक्लूड किया हुआ था। मगर इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन algae आर ग्रुप्ड इन थ्री किंगडम्स। मगर जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें algae को तीन किंगडम में अलग अलग देखने को मिलता है। किसकी कौन सी में? मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटे। तो प्लांटे में कौन सा algae देखने को जनरली मिलता है? जो कि मल्टी सेलुलर है। प्रोटिस्टा में कौन सा? कि जो जिसमें न्यूक्लियोइड्स है। और मोनेरा में कौन सा algae देखने को मिलता है? जिसमें न्यूक्लियोइड भी नहीं है। तो मोनेरा में कौन सा? एक ही एग्जाम्पल है, वो है ब्लू ग्रीन algae। और प्रोटिस्टा में हमने तीन ऐसे पढ़े थे, जो कि हमें प्रोटिस्ट ही बोलना है, वो algae में हमें वैसे ऐड नहीं करने हैं। मगर फिर भी सारे उसके जो जितने भी फीचर्स हैं, जिसके उसके कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारे algae से मिलते जुलते हैं। तो ब्लू ग्रीन algae हो गया जो हमने मोनेरा में पढ़ा। प्रोटिस्टा में हमने डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम और यूग्लेनोइड, ये सभी आते हैं। वैसे इसको algae बोल भी सकते हैं और algae नहीं भी बोल सकते हैं। तो ये हम विटेकर के ने ये तीनों में algae को डाला हुआ है। और प्लांटे में हम पढ़ेंगे रेड algae, ब्राउन algae, ग्रीन algae। ठीक है, तो ये रेड algae, ये ब्राउन algae, ग्रीन algae, ये सब जो है वो एक क्लास है। जैसे हमने पढ़ा था ना, डिवीजन क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, ये सब तो उसके हिसाब से एक क्लास है सारे। तो हम जो विटेकर के अकॉर्डिंग इसको तीनों किंगडम में हम पढ़ सकते हैं। मगर तीनों किंगडम के जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है उसमें से कुछ के जो भी algae जिस कैरेक्टर्स के साथ मिलता है उसके हिसाब से उसको उस किंगडम में डाला हुआ है। ब्लू ग्रीन algae को मोनेरा में क्यों डाला हुआ है? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर जो न्यूक्लियक मेम्ब्रेन है वो नहीं, मेम्ब्रेनस न्यूक्लियाई नहीं रहता है। ठीक है, प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्यूलर है मगर न्यूक्लियक मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, और प्लांटे में है वो मल्टी सेल्यूलर है। अब पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ algae। तो इसमें मैंने algae के कुछ कैरेक्टर्स बताए, 10 कैरेक्टर टोटल बताए हुए। ये 10 कैरेक्टर हमें अच्छी तरह से याद रखने हैं, इससे पूरा algae हम क्या चीज़ है, कैसे है, वो समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है वो लार्जली एक्वेटिक है। ठीक है, तो लार्जली एक्वेटिक के बारे में मैंने बताया था कि ज़्यादातर ये समुद्र के पानी में, नदियाँ में या फिर बड़े बड़े सरोवर में, झील में, उसमें देखने को मिलता है। और साथ में जो मॉइस्चर वाली जगह है या फिर मॉइस्ट सोइल है वगैरह जगह पे भी देखने को मिलता है। मगर लार्जली क्या है? ज़्यादातर एक्वेटिक या फिर समुद्र के पानी में, नदी के पानी वगैरह जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके दूसरा उसका कैरेक्टर है, उसकी प्लांट बॉडी है, वो है थैलस। थैलस मतलब नो डिफरेंस बिटवीन रूट, लीव्स और ब्रांचेस। कहाँ उसका रूट है, कहाँ उसका लीव है या कहाँ उसके ब्रांचेस है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हम ज़्यादातर जो algae हमें देखने को मिलता है, अभी बारिश की मौसम है, बहुत जगह पे algae देखने को मिलता है। वो कहीं से भी आप algae लेके देखना है, एक लेक्चर देखने के बाद आप खुद ही algae को एग्जामिन कीजिए। उसमें आपको कहीं भी उसके रूट देखने को मिलेंगे नहीं, या फिर उसके लीव्स या कुछ देखने को नहीं मिलते ज़्यादातर। वरना दूसरे और भी इस प्लांट किंगडम में आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सारों के में आपको कहीं ना कहीं लीव्स देखने को मिलेंगे, या फिर कहीं उसका स्टेम होगा, या फिर कोई फ्लावर होगा, हर एक चीज़ देखने को मिलती है। मगर algae में कुछ नहीं होता। उसकी प्लांट बॉडी कैसी रहती है? थैलोइड या तो फिर थैलस, जिसमें नो डिफरेंस बिटवीन रूट, लीव्स और ब्रांचेस। कवर्ड बाय म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज एक अलग शब्द है। तो म्यूसिलेज क्या होता है कि जहाँ पे भी ये म्यूसिलेज वर्ड यूज होता है ना, आपको इतना याद रखना है, उसका मीनिंग होता है कि ऑयली जैसा कंटेंट, लिक्विड कंटेंट। ऑयल जैसा लिक्विड कंटेंट क्यों? आप algae को हाथ में लोगे तो आपको चिपचिपा लगेगा, या तो फिर पूरा स्लाइमी लगेगा। स्लाइमी मतलब ऐसे एकदम चिपचिपा। तो ये चिपचिपा होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर उसके ऊपर म्यूसिलेज नहीं होगा या फिर चिपचिपा नहीं होगा और थोड़ी देर के लिए भी पानी वहाँ पे ख़त्म हो गया या चला गया, तो क्या हो जाएगा? वो पूरा algae सूख जाएगा या तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको उसके अंदर मॉइस्चर या तो फिर भीगापन वो रखने के लिए म्यूसिलेज का कवरिंग होना ज़रूरी है। तो वो है कवर्ड बाय म्यूसिलेज। तो जो पहले तो लार्जली एक्वेटिक है, तो वो थैलस है या थैलोइड प्लांट है, और कवर्ड बाय म्यूसिलेज। तीसरा है कि एब्सेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू। तो यूजुअली हर एक प्लांट में, या फिर जब कोई भी यहाँ जैसे रूट से लेके लीव तक पानी पहुँचाना है, तो वास्कुलर सिस्टम पूरा होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी वास्कुलर टिश्यू नहीं होता, पूरे का पूरा थैलस है, पूरा एक ही मटेरियल से बना हुआ है। तो इसमें कहीं भी अलग से वास्कुलर मतलब नलियों जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। नली छोटी छोटी
वेजल्स या फिर नलिया, उसको वास्कुलर, जिसमें वेजल्स और नलिया प्रेजेंट रहते हैं उसको वास्कुलर बोलते हैं। हम जैसे कोई लीफ हाथ में लेते हैं तो उसमें अगर ध्यान से देखें तो छोटे छोटे जैसे हमारे हाथ में जो नसें होती है ना वैसी नसें होती है, तो उसी नसों का इसमें ये नसें नहीं रहेगी, मतलब एब्सेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू। फिर फिफ्थ है एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यू, मतलब इसमें कोई मैकेनिकल टिश्यू भी नहीं रहेगा, जैसे कोई स्टेम हो गया फिर या फिर बार्क हो गई या तो फिर कोई लीफलेट हो गया, तो ऐसे वाली कोई मैकेनिकल टिश्यू नहीं रहेगा, उसका कोई हार्ड कोई चीज़ें नहीं रहेगी कि जो उसको एक ही जगह पे स्टेबल रख सके। ये है फ्लेक्सिबल, स्वेज विथ वाटर टाइड्स विदाउट बीइंग टॉर्न, ये पूरा फ्लेक्सिबल रहता है। जैसे पानी आया और पानी गया तो वो पानी के साथ ही मूव होगा इस साइड और फिर से दूसरी साइड, जहाँ जिस साइड पानी गया है उस साइड भी मूव हो जाएगा। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा अलगाए तो वो पानी में नहीं रह पाएगा, क्योंकि जैसे टाइड्स होती है ना, जो जब बढ़ती और ओट जैसे गुजराती में बोलते हैं, समुद्र में पानी एकदम बढ़ जाता है और फिर जैसे जैसे अमावस्या का टाइम आता है तो दूर हो जाता है, तो उस टाइम में उसको फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहा तो बीच में से टूट जाएगा। तो अलगाई में कोई भी मैकेनिकल टिश्यू होता नहीं और वो फ्लेक्सिबल है। तीसरी बात है कि सिक्स पॉइंट है कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, तो इसका ये कैरेक्टर में क्या कहना चाहते हैं कि फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, ये सनलाइट में से सनलाइट एब्जॉर्ब करके उसी में से एनर्जी एटीपी वगैरह में पैदा करता है, और ये ऑटोट्रोफ है, मतलब खुद ही अपने एनर्जी के लिए या तो फिर लिविंग के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है। इसका सेवंथ कैरेक्टर क्या है कि वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव और असेक्सुअल मोड दोनों ही इसमें देखने को मिलता है, इसमें सेक्सुअल भी देखने को मिलता है, ये इसका एट्थ कैरेक्टर है, मगर एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन algae इन अदर्स इट इज प्रेजेंट। तो खाली जी ब्लू ग्रीन algae है जो कि साइनोबैक्टीरिया भी हम कहते हैं, जो कि मोनेरा किंगडम में है और यूनिसेलुलर है, तो उसमें ही खाली जो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है वो नहीं देखने को मिलता है, बाकी सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। ये जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसके जो सेक्सुअल और असेक्सुअल या वेजिटेटिव वो रिप्रोडक्शन उसके आसपास के एटमॉस्फेयर या तो फिर वो कितना उसके मतलब कितना कितने जो एटमॉस्फेयर आसपास का है वो उसके लिए कितना बेनिफिशियल है उसके अकॉर्डिंग वो वेजिटेटिव होता है या तो फिर एसेक्सुअल होता है या तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर आता है कि एन एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट, तो यूजुअली जितने भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, जहाँ पे दो गेमेट मिलेंगे फिर एक जाइगोट बनाएंगे, उसमें से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा और वो एम्ब्रियो में से नया कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा, मगर इसमें एम्ब्रियो स्टेज होता नहीं है। तो ये खास याद रखने वाली चीज़ है कि जितने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बावजूद भी algae में एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं होता, ठीक है। फिर लास्ट वाला है कि 10 लाइफ साइकिल इज हेप्लोन्टिक एंड डिप्लोन्टिक, तो मतलब इसकी लाइफ साइकिल है वो हेप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक दोनों है, कि द मेन डिफरेंस बिटवीन हेप्लोन्टिक एंड डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इज दैट मेन फॉर्म ऑफ द हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इज हैप्लोइड and its diploid zygote is formed for a short period of time, whereas the main form of the diplontic life cycle is diploid which produce gametes। तो मतलब इसमें दोनों देखने को मिलता है, हैप्लोन्टिक मतलब जहाँ पे हैप्लोइड्स रहेंगे और जहाँ पे ये या तो फिर डिप्लोन्टिक मतलब दोनों ही डिप्लॉयड उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो इसके जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड वाली चीज़ें हैं ना, वो आगे जाके हम जब भी आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे ना जो हेरिडिटरी वगैरह के, तब उस ये देखने को मिलेगा। फिर आता है कि रिप्रोडक्शन algae, तो अब इसका रिप्रोडक्शन जो हमें आगे लास्ट वाले 4 पॉइंट पढ़े हुए रिप्रोडक्शन के ऊपर ही वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या क्या है कि तो 3 टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। पहला तो वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव है ना, वो सबसे ज़्यादा हमें जो एनसीईआरटी ने दिया है एक ही वर्ड दिया है कि वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ईच फ्रेगमेंट इज डेवलप्ड इनटू अ थैलस, मतलब फ्रेगमेंटेशन मतलब ये जो अगर एक थैलस है, ठीक है, ये algae का एक पार्ट है, तो यहाँ से फ्रेगमेंट नीचे गिर गया, ठीक है, ये नीचे गिर गया तो वो फिर से ये दो अलग अलग algae हो गए, जो ये अधूरा है जहाँ से वो पूरा बन जाएगा और ये जहाँ से अधूरा है ये पूरा बन जाएगा, मतलब एक से दो कट के या तो फिर डिवाइड होके दो बन जाते हैं और वो पूरा ऑर्गेनिज्म पूरा एक डेवलप करते हैं, पूरा एक थैलस बन जाता है। फिर जैसे यहाँ से वो आगे वाला पार्ट बनेगा और यहाँ का है वो इस साइड वाला पार्ट बनेगा, इससे एक में से दो बन जाए, तो इसी को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। खाली वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन ही नहीं है, और भी टाइप्स है algae के जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आते हैं, मगर यूजुअली हमें जो एनसीईआरटी ने दिया है वो खाली
एक फ्रेगमेंटेशन वाला जो टाइप है वही हमें पढ़ना है। आगे मैं आपको रेफरेंस के लिए और टाइप भी बताऊंगा, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैंने एक इमेज दे रखी है कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा। तो सेक्सुअल में क्या होगा कि जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, जैसे कोई भी ये एक जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, जो मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनेंगे और इसका जो क्या होगा, इसके बीच कॉपुलेशन करेंगे या तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों से क्या होगा, जाइगोट आएगा, जाइगोट से फिर मियोसिस होके फिर ग्रोथ होके इस तरह से कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें तो एक से ही डिवाइड होके, मतलब इसी का जो न्यूक्लियस है या तो फिर माइटोसिस होगा, इसमें मियोसिस होता है, इसमें यूजुअली माइटोसिस होता है। मियोसिस और माइटोसिस भी मैं अभी आपको समझाने बैठूंगा तो ये अलग ही पूरा साइड में रह जाएगा। ये दोनों भी हम आगे वाले चैप्टर्स में जब हम सेल के डिवीजन पढ़ रहे होंगे, सेल डिवीजन जिसमें मियोसिस क्या होता है या फिर मिटोसिस क्या होता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो यूजुअली मियोसिस क्या होता है, एक में से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है, जैसे जाइगोट में बना। मियोसिस में माइटोसिस में क्या होता है, एक मदर सेल रहता है, उसमें से दो डॉटर सेल अलग अलग बनते हैं। जैसे जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक ही सेल में से ये दो बने, तो दो बने तो मतलब फ्रेगमेंट होकर या टुकड़ा गिर के नहीं बने। पहले इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस पहले दो में डिवाइड होगा, दूसरे और भी कंटेंट होंगे वो सारे डबल हो जाएंगे, उसके बाद जो है बीच में एक पूरा जो बीच में से वो दोनों पार्ट अलग अलग होके दो अलग डॉटर सेल बनाएंगे, इसको असेक्सुअल बोलते हैं। तो ये इमेज मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए दी है कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक मेन डिफरेंस क्या पढ़ना है, ये इसी सेल में से जो रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, असेक्सुअल होगा, जो कि माइटोसिस से होगा। और इसमें से अगर गैमेट बनेंगे, मतलब मेल और फीमेल दोनों गैमेट मिलके जो जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे और उसमें से जो बनेगा उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। असेक्सुअल बाय जू स्पोर्स, तो यूजुअली बहुत सारे स्पोर्स के भी टाइप्स है, तो इसका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूजुअली किससे होता है, जू स्पोर्स से। जू स्पोर्स क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, द मोस्ट कॉमन बीइंग द zoospore. They are flagellated, motile, and on germination gives rise to a new plants. तो ये जू स्पोर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ बहुत सारे ऐसे एक बहुत सारे सेल का बना हुआ एक जू स्पोर बनेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये अलग होके फिर ये ब्रेक होगा, ब्रेक होके इसके अंदर से क्या निकलेंगे, बहुत सारे फ्लैजेलेटेड जू स्पोर्स निकलेंगे, ठीक है। जो ये आगे जाके नए प्लांट बनाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मतलब इसमें से जैसे दो मैंने आपको अभी बताया था सेक्सुअल और असेक्सुअल वाले इमेज में, ये दो गैमेट अलग अलग रहेंगे ना, इसका फ्यूजन होकर इस तरह से फ्यूजन होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, मतलब या तो इसमें फ्लैजेला होगा और सिमिलर इन साइज, मतलब एक ही साइज के होगा, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में। तो यूलोथ्रिक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दोनों गैमेट में दोनों फ्लैजेलेटेड रहते हैं, मतलब दोनों दोनों के पास ही फ्लैजेला रहेगा और दोनों सिमिलर इन साइज। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि यूलोथ्रिक्स में ये खास देखने को मिलता है, जो कि दोनों गैमेट की साइज सेम है और दोनों फ्लैजेला वाले हैं, ठीक है। या और नॉन फ्लैजेलेटेड मतलब नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज, या मतलब जो स्पाइरोगायरा में क्या देखने को मिलता है कि जो नॉन फ्लैजेलेटेड, ना तो उसमें फ्लैजेला है ना तो वो सिमिलर इन साइज, या तो उसकी साइज भी सिमिलर नहीं है, ऐसा किस में देखने को मिलता है, स्पाइरोगायरा में, ठीक है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगेमस, तो इसको आइसोगेमस बोलेंगे। और अब ये आपको नेक्स्ट एक मैं इमेज दिखाऊंगा, इसमें आपको आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और ओगेमस के बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा। फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स डिसिमिलर इन साइज, मतलब इसकी साइज तो डिसिमिलर है, एज इन स्पीसीज ऑफ एंडोरिया टर्म्ड एज दी अनाइसोगेमस। तो इसमें जो फ्यूजन होता है वो दोनों गेमेट की साइज क्या रहेगी, डिसिमिलर रहेगी, मतलब एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, उसको अनाइसोगेमस बोलेंगे। इसमें क्या है कि जो आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और ओगेमस, ये तीनों जो डिवीजन दिया है, तीनों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन पार्ट है ना, इसको किसके ऊपर बेस्ड दिया है, ज़्यादातर जो फ्लैजेला है और साइज के, इसी के हिसाब से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो जो एंडोरिना रहता है उसमें क्या अनाइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और उसमें अनाइसोगेमस में क्या रहेगा कि दो गैमेट होंगे जिसकी साइज सिमिलर नहीं होगा। अनआइसो मतलब सिमिलर नहीं है, आइसो मतलब सिमिलर है, गैमस मतलब गैमेट, ठीक है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक, मतलब एक बड़ा और नॉन मोटाइल है, जो कि नॉन मोटाइल मतलब जिसमें फ्लैजेला नहीं रहेगा, फ्लैजेला नहीं है तो वो मूव नहीं कर पाएगा, स्टैटिक एक ही जगह पर रहेगा। फीमेल गेमेट मतलब जो इसमें जो ऊगमस है उसमें क्या होगा, एक फीमेल गेमेट होगा जो कि नॉन मोटाइल होगा और लार्ज होगा, बड़ा होगा, एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गेमेट इज टर्म्ड एज ऊगमस।
एग्जाम्पल क्या है, वोल्वॉक्स और फ्यूकस। तो ऊगामस का एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स और फ्यूकस, अनाइसोगेमस का एग्जाम्पल है एंड्यूरिना, और आइसोगेमस के है स्पायरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। तो इसके बारे में हम एक इमेज से देख लेंगे क्या क्या होता है। तो आइसोगामी मतलब दो मेल और फीमेल गेमेट दोनों एक सिमिलर साइज के हो सकते हैं और दोनों फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं, या तो फिर मतलब मेल और गेमेट दोनों फ्लैजेलेटेड भी है और सिमिलर साइज के रहते हैं। अनाइसोगेमस में क्या है, जिसको हेटेरोगामी भी बोल सकते हैं, तो अनाइसोगामी को हेटेरोगामी भी बोल सकते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होता है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, आइसो मतलब सेम। तो इसमें क्या रहेगा, एक छोटा या बड़ा रहेगा और फ्लैजेलेटेड रहेगा, ठीक है। दोनों फ्लैजेलेटेड है, फ्लैजेलेटेड नहीं भी है तो भी ये साइज में डिसिमिलरिटी रहेगी नहीं। इसमें अनाइसोगामी में दोनों फ्लैजेलेटेड रहेंगे और बड़े छोटे रहेंगे, ठीक है। और ऊगामी में क्या है कि ये जो एक है ना, ये फ्लैजेला के बिना रहेगा, नॉन मोटाइल रहेगा, और ये रहेगा फीमेल, और मेल है वो छोटा है और फ्लैजेलेटेड है, जो कि मूव करेगा, मतलब फीमेल एक स्टैटिक जगह पे है, उसके पास जाके मेल जाएगा ये जो फ्लैजेलेटेड है, और उसमें फ्यूजन होगा और उससे जो फॉर्मेशन होगा और पूरा जाइगोट फॉर्मेशन बन के पूरा नया रिप्रोडक्शन, नया एक ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। तो ये देख लिया हमने डिफरेंस के आइसोगामी, जहाँ पे दोनों सिमिलर साइज के फ्लैजेलेटेड गैमेट्स रहेंगे। अनाइसोगामी में दोनों डिसिमिलर रहेंगे, मतलब एक बड़ा एक छोटा होगा, दोनों ही फ्लैजेलेटेड होंगे। और ऊगामिस में कौन से होंगे, एक जो फीमेल गैमेट है वो स्टैटिक होगा, मतलब नॉन मोटाइल होगा, जिसके पास फ्लैजेला नहीं है, और ये मूवेबल, मतलब मेल है वो मूवेबल रहेगा, फ्लैजेलेटेड रहेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमें खास याद रखना है। आइसोगामी का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा। अनाइसोगामी या फिर हेटेरोगामी का एग्जाम्पल है एंडोरिना, यूडोरिना, और उगामी का है वोल्वॉक्स और फ्यूकस। अब मैंने रिप्रोडक्शन के एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं, ये थोड़े मतलब थोड़े टफ है, मगर आपको जैसे नीट वगैरह में काम आता है, तो जब नीट का हम करवाएंगे तब ये साथ में हम सारा पढ़ेंगे। तो इसमें वेजिटेटिव में और भी टाइप्स दिया है, जैसे इसमें हमने एनसीईआरटी में तो खाली एक ही टाइप दिया है, कौन सा वाला, फ्रेगमेंटेशन, मगर दूसरे भी है, फिजन से भी होते हैं, अकीन से भी होते हैं, या अकीनेस, या फिर ट्यूबर्स से होते हैं, या फिर हॉर्मोगोनिया से होते हैं, या फिर एडवेंचेशन थलाई से भी होते हैं, या सेक्सुअल में जूस्पोर, सीन जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, रोटोस्पोरा, ये सब सारे देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल में तो हम पढ़ ही चुके हैं, आइसोगामी, अनाइसोगामी और उगामी। ये जो सीनजूस्पोर है, एप्लानोस्पोर है, या तो फिर अकाइनेस है, और फिजन वगैरह हम डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसको हम जब नीट के टाइम में मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये समझा दूंगा, ठीक है। अब यूजेस ऑफ algae देखते हैं कि algae के यूजेस क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले तो इसके आप देख लो कि सबसे पहला काम ये क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको फिक्सेशन करता है, कैसे, फोटोसिंथेसिस। जितने भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, वो सारा क्या यूज करते हैं, एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है जो हमारा पोल्यूशन है वर्ल्ड का, वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा रोल कौन सा है, बहुत सारे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और जैसे लेड भी है, ये सब एटमॉस्फेयर में दिखने को मिलते हैं, मगर सबसे डेंजरस वाला है ना, ये मतलब सबसे ज़्यादा दिखने वाला, वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको फिक्स करना सारे ग्रीन प्लांट्स का काम रहता है। उसमें भी algae है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का, ठीक है। नियरली 50% ऑफ ऑक्सीजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज डन बाय algae। तो आप सोचिए, एक तरफ सारे ग्रीन प्लांट्स और एक तरफ खाली algae। algae 50% के आसपास ऑक्सीजन फिक्सेशन करता है, आप देखिए, मतलब बहुत बड़ा रोल है algae का, ठीक है। जैसे पृथ्वी पर जितना भी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना हमारे सबकी लाइफ इम्पॉसिबल, ठीक है। हमारा बेसिक जो फूड है ना वो ऑक्सीजन है, हम सांस थोड़ी देर नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। जैसे ये ऑक्सीजन से ही पूरा हमारा बॉडी चलता है, कि जैसे हम लंग्स में से सांस लेंगे, पूरा लंग्स में जाएगी, वहाँ से वो पूरा ब्लड में मिलेगा, वो ऑक्सीजन जाके बॉडी के हर एक पार्ट को सप्लाई करेगा। अगर थोड़ी देर ऑक्सीजन नहीं मिला तो थोड़ी देर में ब्रेन डेड, बाद में हार्ट स्ट्रोक, इस तरह से डेथ हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन इतना ज़रूरी हमारे लिए है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन, या फिर कोई भी और ऑर्गेनिक प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। उसमें 50% ऑफ ऑक्सीजन कौन फिक्स करता है, अर्थ का खाली algae, ठीक है। डिजोल्व्स ऑक्सीजन इन इमीडिएट मीडियम, मतलब वो ऑक्सीजन लेके एटमॉस्फेयर में से डिजोल्व करता है कि इसमें इमीडिएट मीडियम, मतलब जिस मीडियम में algae है, मतलब पानी में algae है तो उसमें वो डिजोल्व कर देगा, विच इज़ एसेंशियल फॉर द एक्वेटिक लाइफ। जो पानी में से जैसे मछली है, या फिर और बहुत सारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे जो पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। वो हर बार कुछ कुछ ऊपर आके सांस लेना जरूरी नहीं है, वो पानी में से ही ऑक्सीजन ले सकते हैं।
तो वो पानी में से ऑक्सीजन उनके लेने के लिए पानी में ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। तो उसको कौन फिक्स करता है? उसमें भी मैक्सिमम पार्ट फिक्स करने का किसका काम है? algae का। algae क्या है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को पानी में डिसॉल्व करता है, मतलब घुला देता है, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी है कि रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। तो खाली एक्वेटिक एनिमल्स नहीं, दूसरे भी एनिमल्स हैं जो कि algae के पे डिपेंड करता है। जैसे रेनडियर हो गया, तो वो कुछ पार्ट्स के रेनडियर algae को खा के जीते हैं। उसको प्राइमरी प्रोड्यूसर को ऑफ एनर्जी क्यों बोला है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, जो वो सबसे पहली एनर्जी कहीं से लेगा, तो वो है क्या है कि प्लांट्स। जैसे कोई भी जितने भी वेजिटेरियन एनिमल्स है, या तो फिर जितने भी जो मतलब कैनाइंस नहीं है, जो मांस नहीं खाते, वो सारे पहले प्लांट खाते हैं। उसको मांस वाले जो एनिमल है, जो भी नॉन वेज वाले जो कैनाइंस वगैरह जो जितने भी एनिमल्स है, जैसे शेर है, वो किसको खाएगा? हिरन को खाएगा। मगर हिरन वो किसको खाएगा? वो प्लांट को खाएगा, ठीक है। तो प्लांट है ना, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। वैसे ही एक्वेटिक जो एनिमल्स है ना, उसमें algae है, तो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे हैं जो कि algae को खा के जीते हैं, और दूसरे एक्वेटिक algae एनिमल्स है वो जो algae को खाने वाले एनिमल्स को खा के जीते हैं। तो इसमें ये जो प्राइमरी स्टेप है, अगर algae नहीं है तो उसको खाने वाले एनिमल नहीं होंगे, उसके खाने वाले एनिमल नहीं है तो दूसरे जो लार्ज एनिमल्स है जो कि छोटे एनिमल्स को खा के जीते हैं, वो सब नहीं होंगे। तो इसीलिए इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी कहा गया है। एज फूड, मतलब 70s पे खाने में भी ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे algae खाने में यूज़ होता है। 70 species of algae are used for food. एग्जाम्पल प्रोफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम। ये तीन जो एग्जाम्पल दिए हमें अच्छी तरह से याद रखना है, पोर्फायरिया, लेमिनेरिया और सार्गासम। ये हमें आगे भी बहुत जगह पे सुनने को मिलेंगे। ये सब खाने में, फूड में इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिर आता है कि फाइकोकोलॉइड और हाइड्रोकोलॉइड क्या है, ठीक है। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड algae produces large amount of hydrocolloid, means water holding substances. Example algin, brown algae and carrageen, रेड algae विच आर यूज्ड कॉमर्शियली। तो ये जो फाइकोलॉइड है और ये हाइड्रोकोलॉइड है, एक जेल जैसा पदार्थ हो गया, ठीक है, जिसको बनाता है, कौन बनाता है? algae। कौन से algae जनरली बनाते मिलते हैं? जैसे ब्राउन और रेड algae इसके प्रोड्यूसर है। और ये बहुत सारी कॉमन चीज़ों में देखने को मिलता है। बहुत सारी कॉमन चीज़ें, मतलब शेविंग क्रीम वगैरह जो बनाते हैं ना, उसमें भी ये सब हाइड्रोकोलॉइड वगैरह, या फिर उसका ड्रेसिंग एक आता है हाइड्रोकोलॉइड का, जो मतलब जो भी ड्रेसिंग को, ऐसी कोई स्किन, जैसे स्किन बर्न में, जैसे कि जल गई स्किन, तो उसमें जो ड्रेसिंग कई बार इतना डीप बर्न्स होते हैं कि उस स्किन को हम सूखने नहीं दे सकते, तो उसमें हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग भी यूज़ किया जाता है। अ सब्सटेंस विच फॉर्म्स अ जेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एग्जाम्पल्स ऑफ विच आर यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग एंड इन वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी ये हाइड्रोकोलॉइड है वो यूज़ होता है। हाइड्रोकोलॉइड यूजुअली क्या होता है कि जो पानी अगर उसको मिलाना तो पूरा जेल जैसा स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। तो जो ड्रेसिंग, अगर हम हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग करेंगे, तो जहाँ पे भी वुंड है, जहाँ पे घाव लगा हुआ है, वहाँ पे हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग करने से वो पूरा मॉइस्ट रहेगा, मतलब उसमें हीलिंग प्रोसेस स्पीडी होगी। जहाँ पे रूज बोलते हैं ना, वो जल्दी आएगी, ठीक है। एक हो गया अगर, तो जो अगर भी है, आपको पता ही होगा कि वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो एक ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम भी algae के स्पीसीज है, इसी में से अगर मिलता है, ठीक है। अगर का यूज़ हम करते हैं आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में। हम आइसक्रीम या जेली खाते हैं, वो इतने पल्पी और इतने सॉफ्ट होते हैं, उसका कारण है कि उसमें अगर मिलाया जाता है, ठीक है। फिर आता है कोरेला। तो कोरेला, आपने कहीं अगर कहीं टच पे आए हो, या तो फिर आप हेल्थ केयर प्रोफेशंस वाले किसी भी लोगों के साथ टच में आए हैं, तो आपने ये बायोफॉर्म प्रोडक्ट के बारे में, कोरेला एक्सल, ये देखा ही होगा, या तो फिर कहीं भी इंटरनेट वगैरह में पढ़ा होगा। कोरेला यूनिसेलुलर alga रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। तो इसीलिए इसको स्पेस फूड कहते हैं। तो इसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन हम जनरल नॉलेज में भी ये देख सकते हैं, या तो फिर नीट वगैरह में, या तो फिर आपके एग्जाम्स में, स्पेस फूड क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो algae है कि वो यूनिसेलुलर algae है। वैसे यूनिसेलुलर मतलब ये सिंगल सेल वाला ही खाली नहीं मिलता, बहुत सारी इसकी कॉलोनी है, तो फिर बहुत सारे एक साथ मिलता है, इसी की जैसे पाउडर होता है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन रिच फूड है। और इसको कहाँ यूज़ करते हैं? यूजुअली स्पेस ट्रैवलर, मतलब स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स इसको खाते हैं, ठीक है। स्पेस में हर एक फूड लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, और फूड ऐसा चाहिए कि जो कि लाइट हो और जिसमें बहुत प्रोटीन हो। तो ये जो कोरेला है वो लाइट फूड भी है, मतलब आसानी से डाइजेस्ट होता है, ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता। प्रोटीन मतलब पूरी एनर्जी देता है, ठीक है। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेसिक
सप्लीमेंट है, ठीक है, प्रोटीन के बिना हम नहीं जी सकते। तो जो कोरेला है वो प्रोटीन का सप्लीमेंट है, वो भी किससे, algae से मिलता है, ठीक है। अब आल्जिन क्या है, तो आल्जिन यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग इमल्जन्स, शेविंग क्रीम, शैम्पू, आइसक्रीम वगैरह में क्या यूज होता है, आल्जिन। तो ये भी कहाँ से मिलता है, algae से मिलता है। और दूसरे भी इसके यूज है कि फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक्स, तो आल्जिन है उससे फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक बना सकते हैं। कि जो प्लास्टिक जो आप कई बार पढ़ते हो कि ये प्लास्टिक है वो फ्लेम प्रूफ है, तो उसमें भी आल्जिन, मतलब जो जल नहीं सकते वैसे वाले प्लास्टिक्स भी आल्जिन से बनते हैं। सिक्योरिटी ग्लास एंड आर्टिफिशियल फाइबर, तो बहुत सारे ऐसे तो आल्जिन की यूज़ है, तो इसमें कुछ यूज़ इसमें दे रखे हैं। फिर आता है केराजिनिन, विच एनकाउंटर्स इमल्सिफायर एंड क्लीनिंग एजेंट। तो ये इमल्सिफायर किसी भी चीज़ को गलाने में भी यूज़ करते हैं, और क्लीनिंग एजेंट कुछ साफ करने के लिए भी केराजिनिन है वो यूज़ होता है, ठीक है। अब इसका कॉमर्शियल यूज़ कुछ यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। तो अलगाई के बहुत सारे यूज़ है, मगर इसमें कॉमर्शियल यूज़ आप जनरली देख लीजिए। तो बायोफ्यूल में जैसे बायोडीजल या फिर बायोब्यूटेनॉल या फिर बायो इथेनॉल या फिर बायोगैस, ये सब चीज़ों आज की डेट में बहुत ही चलने लगी है। अब तो बायोडीजल के पंप भी यहाँ हम देख सकते हैं कि हाईवे वगैरह पे बायोडीजल के पंप दिखते हैं। बायोगैस, बायो इथेनॉल, बायो ब्यूटेनॉल भी यूज़ होता है। ये सब फ्यूल में, मतलब कुछ भी चीज़ें चलाने में, ये कंबस्चन में काम आते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉस्मेटिक्स में, तो हमने अभी देखा है कि कोई शेविंग क्रीम में वगैरह में इसका यूज़ होता है। और भी बहुत सारे इसके यूज़ है, खाने में भी होता है, फर्टिलाइज़र में, एनिमल फीड में, ठीक है, फीड स्टॉक में। कुछ जैसे ऑयली कंटेंट भी कुछ एल्गाई के है, वो यूज़ है, जो विटामिन सप्लीमेंट्स है उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स फ्रॉम आल्गे, तो इसमें और मैंने दे रखा है कि कहाँ कहाँ होता है। जैसे आल्गाई ऑयल, इसका यूज़ कहाँ होता है, स्किन और पर्सनल केयर में होता है। बायोफ्यूल्स में आल्गाई ऑयल्स यूज़ होते हैं। प्रोटीन्स कहाँ यूज़ होते हैं, एनिमल फीड्स में उसके प्रोटीन्स का यूज़ होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का कहाँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स का उसका मतलब कंबशंस वगैरह में यूज़ करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर इथेनॉल बायोफ्यूल्स में इसका यूज़ होता है, ठीक। और बायोमास का मतलब सॉलिड फ्यूल बनाने के लिए, या तो फिर एक्वेटिक फीड के लिए इसका यूज़ होता है। तो अब पढ़ेंगे हम रिजेम्बलेंस बिटवीन द आल्गाई एंड फंगाई। तो हमें देखने को मिलता है कि आल्गाई और फंगाई में बहुत सारी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है। तो हम आज यही पढ़ेंगे कि इसमें सिमिलरिटीज क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है। तो पहले तो सबसे पहले पढ़ेंगे रिजेम्बलेंसेस। रिजेम्बलेंसेस मतलब उसमें सिमिलरिटी क्या है। तो क्या है कि बोथ आर एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक, दोनों ही एक्वेटिक है, मतलब ज़्यादातर पानी में देखने को मिलते हैं, और सेमी एक्वेटिक है, या तो फिर मॉइस्चर वाली जगह पे। तो मैंने बताया था कि आप जो algae है और जो है वो जनरली एक्वेटिक भी है और सेमी एक्वेटिक से सेम ही। फंगस भी सेमी एक्वेटिक और एक्वेटिक है। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि दे हैव सिंपल बॉडी कॉल्ड थैलस। इसमें सिंपल बॉडी रहेगी थैलस। तो फंगाई को भी कुछ ब्रांचेस नहीं रहती, या तो फिर कुछ रूट स्टेम्स वगैरह नहीं रहता, वैसे ही algae में भी नहीं रहता। तो कुछ फंगस ऐसी है जिसमें रूट्स की तरह देखने को मिलता है, या फिर उसका स्टेम देखने को मिलता है, मगर यूजुअली वो थैलस रहता है, ठीक है। नो स्टेम, बार्क और लीव्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, दोनों में ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से ही होता है। तो उसमें भी हमने स्पोर्स पढ़े थे, और इसमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है। सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जेकेटेड। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स इसका क्या है, दोनों का यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल वाला है, और नॉन जेकेटेड मतलब कोई भी कवर्ड नहीं है, एक पर्टिकुलर कवर्ड। नॉन जेकेटेड का मतलब होता है जैसे हमारा ह्यूमन में स्पर्म या ओवन रहता है ना, तो उसकी पर्टिकुलर बाउंड्री रहती है, वो एक पूरा अलग ही सेल रहता है। तो इसमें क्या रहता है, अलग सेल रहेगा, मगर नॉन जेकेटेड मतलब पूरा कवरिंग नहीं रहेगा। जैसे स्पर्म और ओवम जैसे कवर्ड रहते हैं, इसके सेक्स ऑर्गन कवर्ड नहीं रहते, ठीक है। गेमेटिक यूनियन डज नॉट प्रोड्यूस ऑन एम्ब्रियोनिक स्टेज, दोनों में ही एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं आता, ना तो algae में ना तो फंगाई में। अब इसके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, ये तो इसकी सिमिलरिटी थी। अब डिफरेंसेस में क्या है कि हैबिटेट क्या है इसका, तो सम टाइम टेरेस्ट्रियल, तो ये तो टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिलता है, मतलब जहाँ पे कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी जगह, जैसे आपके जूतों के अंदर भी फंगस देखने को मिलती है, मगर algae नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती, ठीक है। ये हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब कई बार क्या होता है कि दूसरा जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर भी फंगस देखने को मिलती है, मगर ये ऑटोट्रॉपिक है। ये मात्र खुद के सनलाइट जहाँ पे मिलेगी वहीं पे देखने को मिलेगा, और खुद का खाना खुद बनाएगा, ये दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। एब्जॉर्ब्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो ये एब्जॉर्ब्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्यों लगा यहाँ लिखा है, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म पे रह के उसके जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है उसको डिजोल्व करके खा जाता है, मगर algae ऐसा नहीं करता। मोस्टली इन डार्कर प्लेसेस, जो फंगाई है वो जो यूजुअली डार्कर प्लेसेस जहाँ पे छाँव है वहाँ पे दिखने को मिलता है, और यहाँ पे लाइटेड एरिया में। और algae सिर्फ और सिर्फ लाइटेड एरिया में, जहाँ पे सनलाइट पहुँचती है वैसे एरिया में ही
देखने को मिलता है। फिलामेंट्स एंड हाइफाई आर यूजुअली ब्रांच्ड, तो इसमें ब्रांच्ड होंगी, ठीक है। फिलामेंट्स हो गए इसके, या फिर हाइफाई, हमने हाइफाई पढ़ा था ना, वो सब ब्रांच होगा, मतलब एक सीधा जा रहा है तो उसमें से अंदर से फिर दूसरे दो, एक साइड ये एक साइड वो जा रहा। इसमें ऐसा नहीं होता। यूजुअली फिलामेंट्स व्हेन प्रेजेंट ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच, फिलामेंट्स तो होंगी इसमें, फिलामेंट देखने को मिलता है मगर ब्रांचेस नहीं होगी, ठीक है। सेल वॉल मेड ऑफ चिटिन और फंगस सेल्यूलोज, इसकी सेल वॉल है वो चिटिन की भी होगी या तो फिर फंगस सेल्यूलोज की। इसकी मेल क्या होगी, सेल वॉल है वो मेड अप ऑफ ट्रू सेल्यूलोज की, इसकी सेल वॉल खाली ट्रू सेल्यूलोज की ही बनी हुई। जो दूसरे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स रहते हैं ना, उसमें भी ट्रू सेल्यूलोज की सेल वॉल मिलती है, तो वैसे वाली सेल वॉल ही इसमें देखने को मिलेगी। फूड रिजर्व कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स नेवर फॉर्म स्टार्च, इसमें क्या होता है, कभी स्टार्च फॉर्म नहीं करता फंगाई। ग्लाइकोजन और ऑयल ग्लोब्यूल्स ही देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, फूड रिजर्व्स इन स्टार्च, ऑयल एंड ग्लोब्यूल्स, इसमें स्टार्च भी देखने को मिलता है। ऑयल और ग्लोब्यूल्स तो इसमें भी देखने को मिलता है, इसमें भी मिलता है, मगर स्टार्च अल्गाई में प्रेजेंट रहता है, इसमें स्टार्च कभी प्रेजेंट नहीं रहता। और थोड़ा डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं कि मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल गेमेट्स आर रेयर। मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स हैं, इसमें रेयरली, बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर उसके जो गेमेट्स है वो स्टैटिक रहते हैं, एक ही जगह पे रहता है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, मोटाइल स्पोर्स एंड मोटाइल गेमेट्स आर कॉमन, इसमें कॉमन है, ठीक है। इसमें मोटाइल बहुत कम देखने को मिलती है, इसमें कॉमन है, मतलब ज़्यादातर मोटाइल देखने को मिलती है। वो इसमें डिलेड होगा, बहुत लेट होगा, मगर इसमें क्या होगा कि इमीडिएट होता है। प्लाज्मोगामी होने के बाद दो सेल, अलग अलग सेल्स में जब फ्यूजन होगा, तब जब प्लाज्मागामी हो जाएगा, मतलब दोनों खाली का प्लाज्मा एक हो जाएगा, दो अलग अलग न्यूक्लियस होगा, तो उसमें से दोनों न्यूक्लियस भी तुरंत ही मिल जाएगा, मगर इसमें जो फंगस में है उसमें लेट होता है। देयर इज प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी इन फंगाई, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जो पहले था, आज से हजारों साल पहले जो फंगस था, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर देखने को मिलता था, मगर अब धीरे धीरे कम हो गया है। मगर इसमें क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन के साथ प्रोग्रेस हुआ है, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ा, तो पहले जितना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलगाई में देखने को मिलता था हजारों साल पहले, उससे और ज़्यादा अभी देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में से हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ algae। ओके, थैंक यू।